इस बार क्या खोजेगा भारत का चंद्रयान-3? इस बात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया की सारी सुपर शक्तियां भारत को सम्मान पूर्वक देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या कारनामा करने वाले हैं भारत के वैज्ञानिक। साथियों, ये जो फीलिंग है यह बिल्कुल इतर है, बिल्कुल डिफरेंट है। जब भारत ने सन 2008 में चंद्रयान-1 भेजा था, तब भारत को यह सारी सुपर शक्तियां वाले देश बड़ी हीन भावना से देख रहे थे। ये सब कहते थे कि चलो ठीक है, अपना स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट तो बना लिया, लेकिन बजट कम है, इनके पास जाने दो, चांद पर देखते हैं क्या करेंगे। कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, कोई ज्यादा हलचल नहीं थी। लेकिन जिसके बाद भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-1 से जो परिणाम निकाला, उसे सुनकर सब हैरान हो गए। सारी सुपर शक्तियों वाले देश जिसे मानने तक को तैयार नहीं थे। साथियों, चंद्रयान-1 को डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि वो आने वाले मून मिशन का रास्ता प्रशस्त कर सके। उसके अंदर एक ऐसा प्रोब डालकर भेजा गया था जो हार्ड लैंडिंग कर सकता था, वो भी डार्क साइड पर, जहां उस वक्त कोई नहीं उतरा था। वो गया, हार्ड लैंडिंग की उसने, और वहां पहुंच के सारी इंफॉर्मेशन चंद्रयान-1 तक भेज दी, और वहां से इसरो के सेंटर तक, जिसने बताया कि कैसा वातावरण है वहां पर। अगर हमको ये सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो क्या क्या हमें यहाँ पर इक्विपमेंट यूज करने होंगे, क्या क्या सिस्टम लगाने होंगे। सारा डेटा अब चंद्रयान-1 से होता हुआ इसरो तक पहुंच चुका था। और जब चंद्रयान-1 ने वो प्रोब रिलीज किया तो चंद्रमा की सतह से टकराया, और उसके बाद जो स्टडी की, जो एक्सपेरिमेंट किए वहां की मिट्टी पर, तो उसे पता चला कि वहां पर पानी हो सकता है। साथियों, चंद्रयान-1 वो पहला मिशन था दुनिया का जिसने यह बताया कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। पर इसे अमेरिकन एजेंसी नासा ने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन लगभग इसे मानने के लिए इनकार कर दिया था। उसने ये नकार दिया था। उसने कहा कि अभी अभी तो गए हो, पहला मिशन लॉन्च किया और पानी खोज लिया, और हमने 3000 करोड़ रुपए उड़ाए वहां पर और हमें कुछ नहीं मिला। दोस्तों, इस बात पर फिर अमेरिकी एजेंसी नासा ने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर भेजा। तब वो इस बात को काफी हद तक स्वीकार कर चुके थे कि पानी तो है, लेकिन काफी कम मात्रा में। दोस्तों, चंद्रयान-1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से भेजा गया था। ये वही सेंटर है जहां से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-1 लॉन्च के 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को ये चंद्रयान चंद्रमा के पास पहुंचा था। पहले तो उसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर एक सर्कुलर ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा की, और इसके बाद वो चंद्रमा के और नजदीक गया, और 12 नवंबर 2008 को वो चांद से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर था। जिसके बाद चंद्रयान-1 हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा पूरी करने लगा। जिसके बाद उसने मून के डार्क साइड पर हार्ड लैंडिंग की। दोस्तों, इस अंतरिक्ष यान का वजन लगभग 1380 किलोग्राम था। वहीं चंद्रयान-1 का मकसद पृथ्वी की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट के बारे में अपने नॉलेज का विस्तार करना था। दोस्तों, जल्द ही 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 ने मून इम्पैक्ट क्राफ्ट नाम का 29 केजी का एक भारी परीक्षण इक्विपमेंट चंद्रमा की नॉर्थ पोल पर गिराया था। साथ ही एक मास स्पेक्ट्रोमीटर, वीडियो कैमरे और एक हाइट मेजरिंग रडार से लैस एक इक्विपमेंट नीचे गिरते समय चंद्रमा की ऊपरी सतह के अनेकों फोटो लेकर चंद्रयान-1 को भेजा, और उसने इसरो को इसके अलावा चांद के वायुमंडल का विश्लेषण किया और दूसरे कई आंकड़े भी ऊपर परिक्रमा कर चंद्रयान-1 को भेजे। चंद्रमा की भौगोलिक बनावट के बारे में चंद्रयान-1 से भेजी गई जानकारी के आधार पर 2009 में पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया कि चंद्रमा के पोल्स के पास बर्फ के रूप में भारी मात्रा में पानी मौजूद है। दोस्तों, भारत ही वो पहला देश है जिसने चांद पर पानी होने की खोज की। हालांकि उस वक्त इस बात को नासा ने मानने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद नासा ने लूनर प्रोस्पेक्टस एल-क्रॉस और लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर का काम किया। उसके बाद आखिरकार नासा ने भी वही बताया जो 2008 में भारत ने पहले ही अपने मिशन में बता दिया था। दोस्तों, इसके साथ यह भी बात पता चली कि यहाँ का पानी सतह से थोड़ा नीचे है, जिसके कारण जब इस पर कोई उल्कापिंड गिरता है तब यहाँ पानी के धमाके की वजह से बाहर की ओर पानी निकलता है, अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाता है। इसे ही चांद पर उल्टी बारिश का होना कहा जाता है। आइए समझते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में पानी का मिलना किसी खजाने से कम नहीं होता, और चांद पर इतने भारी मात्रा में पानी का मिलना जैसे खजाने की चाबी हम इंसानों के हाथ लग जाने जैसा था। उसके बाद
नासा रुका नहीं, बल्कि साल 2013 में नासा ने एक और मिशन लॉन्च किया जिसमें एक रोबोटिक मशीन के जरिए चांद के वायुमंडल का बारीक स्टडी करना था। दोस्तों, इस स्टडी में पता चला कि चांद पर बिल्कुल ना के बराबर वायुमंडल में भी पानी मौजूद है, जो कि अपने आप में एक सवाल पैदा करता था कि चांद पर इतनी पतली वायुमंडल होने के बाद यहाँ पानी का होना कैसे संभव है, क्योंकि ना तो चांद पर वायुमंडल मौजूद है और ना ही चांद पर बादल है। तो फिर चांद पर पानी का होना कैसे संभव है? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टॉपिक बन गया था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि टूटते तारे या उल्कापिंड अपने पीछे एक पूंछ की तरह बनावट किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उल्कापिंड की ये पूंछ चट्टानों के टुकड़े और धूल से बना हुआ होता है, और जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही ये एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाता है। लेकिन जब यही उल्कापिंड चांद की ओर जाता है तो चांद पर कोई वातावरण न होने की वजह से यह आसानी से चांद की सतह या यूं कहें क्रेटर से टकरा जाता है, और इस टकराव से चांद पर मौजूद सतह के नीचे मौजूद पानी तेज रफ्तार से सतह से बाहर आ जाता है, और एटमॉस्फेयर के अभाव में ये पानी सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। क्रेटर से निकलते इस पानी को नासा के रोबोटिक मशीन ने डिटेक्ट किया था और वैज्ञानिकों को ये तस्वीरें भी भेजी, जिसे देखने के बाद ऐसा लगा कि चांद पर उल्टी बारिश होती है, यानी बारिश आसमान से जमीन की ओर नहीं बल्कि जमीन से आसमान की ओर होती है। तो ये थी चांद पर उल्टी बारिश होने का कॉन्सेप्ट। हालांकि इसके बाद भी नासा के वैज्ञानिकों का कहना था कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन काफी कम मात्रा में। बाद में उन्होंने अपने अगले मिशन के बाद ये बात कंफर्म की कि चांद पर भारी मात्रा में पानी मौजूद है, और दोस्तों इतना पानी काफी है चांद पर कॉलोनी बनाने के लिए, क्योंकि इसका होना इस बात को तय करता है कि चंद्रमा पर जीवन बन सकता है या नहीं। दोस्तों, चांद पर पानी की खोज कर भारत ने अपने पहले मिशन से ही उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। जिस इसरो को लोग छोटा और स्वदेशी समझते थे, उसने अपने पहले ही मिशन में वो खोज कर दिखाया जो बड़े बड़े अंतरिक्ष एजेंसी नहीं खोज पाई थी, और यही कारण है कि आज चंद्रयान 3 पर पूरे विश्व की नजर है। दोस्तों, चंद्रयान 1 मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक रेडियो संपर्क खो दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। उस वक्त तक अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की 3400 से ज्यादा बार परिक्रमा पूरी कर ली थी और चांद की ऑर्बिट में 312 दिन तक रहा था और सेंसर के माध्यम से डेटा भेजता रहा था। इस वक्त तक यान ने अधिकांश वैज्ञानिक मकसदों को पूरा कर लिया था। इसके बाद 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को भेजा, जिसमें सफलता हासिल नहीं हुई और पूरा हिंदुस्तान मायूस हुआ। लेकिन चंद्रयान 2 के फेल्योर बेस्ड पर नया चंद्रयान 3 बनाया गया और अपनी गलतियों को इसमें रेक्टिफाई किया गया। इस बार चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, इस वक्त इसरो को सबसे कम बजट में सैटेलाइट लॉन्च करने वाला एजेंसी माना जाता है, और अगर इसरो ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी तो दुनिया के कई प्रोजेक्ट्स इसरो के हाथ आ जाएंगे और नासा की तरह इसरो भी पैसे बनाएगा। दोस्तों, इस वक्त बड़े बड़े कंट्रीज की नजर इसरो के इस मिशन पर है कि इस बार क्या नई खोज करेगा भारत चंद्रयान 3 के साथ। तो साथियों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को अपार सफलता मिले, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी पल पल की खबर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।